उतना हमारा आउटपुट है, जितना इनपुट हमारा हुआ था उतना हमारा आउटपुट हुआ था, टोटल अमाउंट इक्विवेलेंट हो गया था। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में नेसेसिटी है वाटर का या कमी पाया गया वाटर का? तो वो हम लोग जनरली 2 टाइप से करते हैं। फर्स्ट है थर्स्ट मैकेनिज्म, प्यास लगती है आपको, तो कैसे आपको पता चला कि आपको प्यास लग रही है? कोई फीलिंग हुआ, कोई सेंसेशन हुआ? तो जो हमारा थर्स्ट मैकेनिज्म है वो बहुत, क्या बोलते हैं, एक मिनट रुकेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो अब हमारा जितना हमारा इनटेक हुआ था उतना हमारा आउटटेक है। तो हमारा मेनली हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या था कि हमारा जो वाटर बैलेंस था, जितना हमारा इनपुट था, जितना आप पी रहे थे उतना आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा था, यूरिनेशन के थ्रू, चाहे स्वेटिंग के थ्रू, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो आपके बॉडी से बाहर निकल रहा था। जितना वाटर था आपके वाटर बॉडी में, वाटर कहीं पे भी स्टोर नहीं हो रहा था, जैसे कि अदर खाना स्टोर होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स रहे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहीं स्टोर है, जो बाद में फिर कभी जरूरत पड़ा तो एनर्जी के फॉर्म में वो टूट रहा है, या फिर कोई प्रोटीन्स है तो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में है, या लिपिड्स के फॉर्म में फैट्स जमा हो रहा है आपके बॉडी में। तो बट यहाँ पे वो चीज नहीं हो रहा है, ये स्टोर फॉर्म में कहीं वाटर नहीं काम कर रहा है, वो इंस्टेंट आ रहा है, इंस्टेंट जा रहा है। फिर जैसे कमी हो रही है वैसे आपको सेंसेशन हो रही है, वैसे आपका बॉडी वैसा एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है जिससे कि आपको थर्स्ट लगे, चाहे जो भी हो, उसके बाद वो वाटर को खुद ब खुद मैनेज कर रहा है। अगर इसके बावजूद भी वाटर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो एक कंडीशंस पे हम आ रहे थे जो हम पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन, लॉस हो गया है वाटर का या इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो वो हम डिहाइड्रेशन के अंतर्गत पढ़ चुके थे। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैसे हम लोग वाटर मैनेज कर रहे हैं बॉडी में, वाटर बैलेंसिंग क्या है, नेचर क्या है, क्या मैकेनिज्म है, वो है। तो फर्स्ट जो है वो बहुत ही इजी है, वो है हमारा थर्स्ट मैकेनिज्म। जैसे प्यास पानी की कमी होती है आपके बॉडी में, तो आपको क्या होता है कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लग जाता है। डिहाइड्रेशन होता है तो जैसे ही वाटर की कमी हुई आपके बॉडी में और आपका बॉडी डिहाइड्रेशन में चला गया, तो उसी वक्त क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा नर्व्स हैं, बहुत ज्यादा नर्व्स हैं। तो वो नर्व्स क्या है कि एक सेंसेशन देता है। वो क्या किया कि ज्यादा पहले तो जैसे डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन क्या किया, वो जो सेंसरी नर्व्स है माउथ के अंदर, जितने भी सेंसरी नर्व्स है उसको स्टिमुलेट कर दिया, उसको जगा दिया। तो उसको जैसे जगा दिया माउथ और टंग का, तो वो क्या किया कि एक थर्स्ट का फीलिंग दिया, एक सेंसेशन दिया कि आपको प्यास लगी है। प्यास लगी है, वो आपको पता चल गया प्यास लगी है, तो फिर आप क्या करेंगे? प्यास लगेगा तो क्या करेंगे? पानी पिएंगे। पानी पीने, ऑब्वियस सी बात है, फिर कोई भी इंडिविजुअल्स क्या करेगा? पानी पिएगा। तो ये बहुत ही इजी मेथड था, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ वैसे ही क्या हुआ कि हमारा जो सेंसरी नर्व्स है वो स्टिमुलेट हो गया। डिहाइड्रेशन के कारण हमारा जो भी नर्व्स है वो स्टिमुलेट हो गया और हमको थर्स्ट लगा, प्यास लगा, हम पानी पी लिए, वाटर बैलेंस हो गया। फर्स्ट बहुत इजी था, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। दूसरा है, ये भी इजी है थोड़ा, है इसमें ज्यादा। इसमें क्या है कि यूरिन आउटपुट मैकेनिज्म, और दूसरा इसको ही हम लोग बोलते हैं एडीएच मैकेनिज्म। एडीएच एक वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो वाला मैकेनिज्म है। तो अब इस मैकेनिज्म में क्या है, एंटी डायूरेटिक एडीएच, अमित कुमार को। तो अब क्या है कि एडीएच मैकेनिज्म या यूरिन आउटपुट मैकेनिज्म का क्या फंडा है वो हम पढ़ते हैं। तो क्या है इसमें कि जैसे हमारे बॉडी में वाटर लेवल कम हुआ, क्या कोई क्वेश्चन है? बीच बीच में आवाज आ रही है आप लोगों की? ओके, तो जैसे हमारे बॉडी में कम हुआ, तो एक चीज और है कि जब आप ब्लड पड़े होंगे, हाथ में ब्लड हो चुका है क्या आपका? नहीं हुआ है? ब्लड के बारे में पढ़े आप लोग? नो मैम।
नहीं पढ़े हैं। तो ब्लड का जो कंपोनेंट होता है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, जो भी है, उसके साथ क्या है, प्लाज्मा है, उसके साथ क्या है, वाटर कंटेंट भी है। वो जो भी सॉल्यूट्स है वो डिसॉल्व है वाटर में, तो वाटर कंटेंट्स भी है ब्लड में हमारा, तो इसीलिए वो लिक्विड टाइप का दिखता है। तो अब हमारा क्या है कि जैसे ही पानी की कमी होगा तो जो भी सेल्स है हमारा वो वाटर लेना चाहेगा, तो कहाँ से लेगा, वो ब्लड से लेना स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से ब्लड क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कोई भी चीज, अब उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हो गया और जो वाटर वाला कंटेंट है वो निकल रहा है, तो क्या हो गया, हमारा ब्लड कंसंट्रेटेड हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत की नहीं को। वाटर कंटेंट जैसे ही कम हुआ, हमारा ब्लड क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, उसमें सॉल्यूट वाला चीज ज्यादा हो गया, पानी का अपेक्षा दूसरा जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारा जो नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का, वो क्या हो गया, घट गया। ब्लड कम हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, तो हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, वो कंसंट्रेटेड हो गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारा कम हो गया। उसके बाद सेकेंड में क्या हुआ कि जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, तो ऑस्मो रिसेप्टर जो हमारा किडनी पे प्रेजेंट है, वो क्या किया, ये चीज ब्रेन को दिया इंफॉर्मेशन कि हमारा जो ब्लड है वो कंसंट्रेटेड। अब किडनी को कैसे पता चलेगा कि ब्लड कंसंट्रेशन है, कैसे पता चलेगा, उसको ब्रेन के साइड से मैसेज आएगा। किडनी ही फिल्टर करता है ब्लड को, इसीलिए ब्लड को, किडनी को हाँ, पता चलेगा। ग्लोमेरुलस में। हाँ, यूरिन का पढ़े होंगे ना, फिजियोलॉजी पढ़े होंगे कि कैसे यूरिन बनता है, तो ब्लड को प्यूरिफाई यस मैम। कौन कर रहा है, किडनी कर रहा है। तो किडनी को जैसे वो किडनी। प्यूरिफाई किया, तो पता चल गया कि हाँ, रिपोर्ट कुछ गड़बड़ है, ये ब्लड बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ब्लड कंसंट्रेटेड रहेगा तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट कम करेगा वो, इंस्टेंट यस में मैम। वो यूरिन आउटपुट कम कर देगा। उसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करेगा किडनी, यूरिन आउटपुट कम कर देगा। तो जो हमारा ऑस्मो रिसेप्टर है किडनी पे, वो स्टिमुलेट हो जाएगा कि ब्लड बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, और ये इंफॉर्मेशन वो कहाँ देगा, हर कुछ वो खुद से नहीं करेगा, तो उसको किसी का आज्ञा चाहिए, कोई भी चीज करने के लिए उसको किसी का आज्ञा चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन वो किसको देगा, हेड ऑफिस में ब्रेन को देगा, हाइपोथैलेमस को देगा। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि वो जो चीज है वो क्या करेगा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी को इन्फॉर्म करेगा कि एडीएच को रिलीज करो। एडीएच एक हार्मोन है जिसका मेन काम क्या है, ब्लड वॉल्यूम्स को मेंटेन करना, प्रेशर्स को मेंटेन करना, और जो यूरिनरी है आउटपुट उसको कम करना। एंटी डायूरेटिक है, यूरेसिस को कम करना, डायूरेसिस को कम करना, यूरिन का जो अमाउंट है उसको कम करना। तो अब यूरिन के आउटपुट को कम कर देगा तो क्या होगा, पानी बॉडी से जो बहुत ज्यादा निकलने वाला था या नॉर्मल अमाउंट में निकलने वाला था, वो क्या हो गया, पानी का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो वो क्या होगा कि हमारे ब्लड में आ जाएगा, तो ब्लड हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और वाटर कंटेंट हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो यही क्या करता है कि जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर किडनी को पता चलता है कि ब्लड कंसंट्रेटेड है, वो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भेजता है। फिर ब्रेन क्या करता है कि वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट करता है एडीएच के जनरेशंस के लिए, एडीएच को एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को वो रिलीज करता है। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है कि जो यूरिनरी फिल्ट्रेट है, वहां पे आप पढ़े होंगे किडनी का फंक्शन स्ट्रक्चर, जब पढ़े होंगे कि वहां पढ़े होंगे पीसीटी है, डीसीटी है, बहुत बहुत कुछ है, ट्यूब्यूल्स है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। तो वहां पे क्या है कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। वहां पे जो वाटर वेस्ट होके बाहर निकलने वाला था यूरिन के रूप में, तो वो वहां पे क्या कर रहा है कि वाटर को फिर से वो रीएब्जॉर्ब कर रहा है, वो रीअब्जॉर्ब होके फिर से बॉडी में वाटर बैलेंस हो जा रहा है। जैसे ही वो वाटर बैलेंस हो जा रहा है, फिर एक नेगेटिव फीडबैक जाता है, और वहां पे क्या होता है कि एडीएच को फिर नेगेटिव फीडबैक के थ्रू रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट कर देता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। फिर से समझा रहे हैं, अब ये एक चार्ट में है, वो तो लिखा हुआ था, जैसे हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट कम हुआ, वैसे ही हमारा क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का कम हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही कम हुआ, तो ये क्या हो गया कि ये इंफॉर्मेशन कैसे किसको पता चला, किडनी को, क्योंकि किडनी ही ब्लड को फिल्टर कर रहा है।
तो उसका जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो गया और ये बात जाके किसको बताया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या किया, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया और बोला एडीएच को सिक्रेशन करने, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का। और ये हार्मोन्स क्या किया कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया। जो किडनी का काम है फिल्टर करना ब्लड को, जो भी कंटेंट है उसको बाहर निकालना, तो वो क्या किया, वाटर को फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो जैसे ही वो हमारा रीअब्जॉर्ब वाटर कर लिया तो हमारा वाटर लेवल इंक्रीज कर गया हमारे बॉडी में। तो ये फिर बहुत ज्यादा, फिर ज्यादा अगर ये एडीएच कंटिन्यू रहते रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बहुत ज्यादा हमारा ब्लड यूरिन बहुत कम अमाउंट में बाहर निकलेगा, प्लस क्या है कि मेल फंक्शंस होने लग जाएगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा हमारा। तो फिर क्या करता है कि एक सीमा जितना हमारा बॉडी में बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद क्या हुआ कि नेगेटिव फीडबैक के तहत क्या करता है, एडीएच सिक्रेशंस को इनहिबिट करता है। और इस तरह क्या होता है कि इनहिबिट और दोनों सिक्रेशन होते होते हमारा बॉडी का वाटर बैलेंस हो जाता है। तो यही आपका चैप्टर था और ये कंप्लीट हो गया। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कोई एक आदमी जिनको नहीं समझ में आया? यस मैम, एक बार हिंदी में बताइए। हिंदी में तो अभी हम कौन सा लैंग्वेज में बता रहे थे? एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, देखिए जैसे आपके बॉडी में वाटर कंटेंट कम हुआ, ठीक है, पानी डिहाइड्रेशन हुआ, तो डिहाइड्रेशन जैसे हुआ तो उस वक्त क्या हुआ कि बॉडी का डिफरेंट सेल्स है, सबका रिक्वायरमेंट है वाटर का, तो वो क्या किया, ब्लड से वाटर लेना स्टार्ट कर दिया क्रिटिकल कंडीशंस में। उस केस में क्या हुआ कि हमारा जो ब्लड है वो कंसंट्रेटेड हो गया, पानी का मात्रा कम हो गया, तो उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो ज्यादा हो गया, वो कंसंट्रेटेड हो गया। अब जो कंसंट्रेटेड ब्लड है उसको एक तो ले जाने में भी तकलीफ है, पूरे बॉडी में पहुंचने में भी तकलीफ है, तो वो अदर मैटर है, हमको यहाँ वाटर बैलेंस करना है। तो अब इससे क्या हुआ कि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का वो घट गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा तो क्या होगा कि ब्लड को सेल्स के अंदर या जहां जाना है, इनर आउटर बाहर अंदर करने में बहुत तकलीफ होने लगेगा। तो ये क्या हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे कम हुआ तो ये बात किसको पता चला, पहले किडनी को पता चला, क्योंकि किडनी का ही मेन काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना और यूरिन का प्रोडक्शन करना। तो फिल्टर जैसे किया उसको पता चल गया कि ब्लड कंसंट्रेटेड है, और ये इंफॉर्मेशन फ्लो किसको दिया, हाइपोथैलेमस को दिया, हमारे ब्रेन को दिया। तो हाइपोथैलेमस क्या किया, हाइपोथैलेमस क्या किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट किया और उसके पोस्टीरियर लोब से क्या निकला, एक हार्मोन जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये हार्मोन क्या किया कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन वहां से फिर से जो वाटर बाहर एक्सक्रीट आउट होना था उसको क्या किया, फिर से वो बॉडी के अंदर ले लिया, सेल्स के अंदर ले लिया, और इस तरह क्या किया कि वाटर कंटेंट जो भी था बॉडी में वो हमारा बैलेंस हो गया। अभी आप समझ गए प्रवीण गुप्ता? यस मैम। क्या समझे बताइए आप? जैसे कि मैम, जैसे किडनी में ब्लड में जैसे कि पहले वाटर कंटेंट कम हुआ ना मैम, हाँ, तो ब्लड से लिया, उसके बाद किडनी में गया, उसका इंफॉर्मेशन लेगा, उसके बाद जाकर हाइपोथैलेमस को इंफॉर्मेशन करेगा, फिर जाकर के वाटर लेवल करके फिर पिट्यूटरी को इन्फॉर्म करेगा, पिट्यूटरी एडीएच सिक्रेट करेगा और वो एडीएच क्या करेगा कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। इस तरह हमारे बॉडी में क्या करेगा कि वाटर का बैलेंस कर देगा। ठीक है, आई थिंक अब सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया वाटर। ठीक है, तो अभी हम फिर से रिवाइज करेंगे वो चैप्टर जो फ्राइडे को आपका टेस्ट है। इसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम कंटिन्यू कर देंगे, नहीं तो फिर हम वो चैप्टर पढ़ाएंगे जो फ्राइडे को टेस्ट है, मतलब रिवाइज करेंगे। नो मैम, टेस्ट वाला ही रिवाइज करिए। ओके, टेस्ट वाला ही रिवाइज कीजिए। ओके। टेस्ट वाला ही।
स्क्रीन शेयर हो रहा है ना एपिडेमियोलॉजी का? अभी नो खुला मैम, नहीं है मैम। नहीं हो रहा? ओपन नहीं हुआ पीडीएफ। ओके ओके ओके, एक मिनट। यस मैम, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके, तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी भी हमारा मतलब क्या बोलते हैं इजी चैप्टर है। इसमें हम लोग मेन क्या करते हैं कि पढ़ते हैं कोई भी बीमारी कैसे फैल रहा है और उसको फैलने से लेके कंट्रोल करने तक का जो ऑप्शन है, जितना चीज हम पढ़ते हैं साइंटिफिकली, वो है हमारा एपिडेमियोलॉजी। कोई कंफ्यूजन की नहीं को? नो मैम। अब हम क्यों पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी? हमको क्या जरूरत है पढ़ने का? कोई एक जरूरत महसूस होता है तभी इंसान वो काम करता है ना? तो अब हमको क्या जरूरत है एपिडेमियोलॉजी पढ़ने का? तो यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं एपिडेमियोलॉजी? अब कोई भी बीमारी, मान लीजिए कोरोना आया है, ठीक है, तो अब कोरोना है तो हम क्यों पढ़े कोरोना के बारे में? डेडली है, इतने लोग मारे गए हमारे देश में। तो अब जब तक आप इसके पैटर्न नहीं पढ़ेंगे कि कैसे ये फैल रहा है, क्या क्या इसके नुकसान हो रहे हैं, किस वजह से फैल रहा है, या हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आप जब तक पूरा पैटर्न नहीं पढ़ेंगे किस चीज से हुआ, चाहे कैसे ये स्प्रेड हो रहा है, तब तक आप उस बीमारी का कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कोरोना है, कोरोना का कोई स्टडी किया तभी पता चला कि ये वायरल डिजीज है, नहीं तो एंटीबायोटिक से ठीक कर दिया रहता। तो ये पढ़ा होगा कोई एक लोग, तभी इसको पता चला कि हाँ कि ये बीमारी जो है, क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई पता किया होगा कि हाँ ये बीमारी क्यों फैल रहा है, तो अब फैल रहा है तो आदमी को फिर पता चला कि हाँ, पहले स्टार्टिंग में पता चला वायरल डिजीज है, दूसरा क्या पता चला, कम्युनिकेबल डिजीज है। तो इसका स्प्रेड मेथड पता चला कि हाँ एक दूसरे से फैल रहा है। तो जैसे एक दूसरे से फैल रहा है तो इसका मैटर क्या पता चला कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना दिए, लॉकडाउन हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो ये पैटर्न पढ़ा, अगर ये पैटर्न नहीं पढ़ा होता, एपिडेमियोलॉजी इसमें नहीं पढ़ा हुआ होता, तो भाई क्या प्रॉब्लम है इस लड़के, तो वहां पे क्या है, ओके, तो जैसे मान लीजिए ये पैटर्न कोई नहीं पढ़ा होता तो वहां पे कैसे, तो आदमी क्या होता, एक दूसरे से मिल रहा होता, आराम से गले मिल रहा होता, बीमारी में एक दूसरे को संतावना देने आते रहता। तो उस केस में क्या होता कि हो सकता था, तो उस केस में क्या होता कि ये बीमारी और ज्यादा फैलता, है ना? ये बात आप समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए एपिडेमियोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बीमारी का फाइनल प्रिकॉशंस लेने में, या उसको प्रिवेंट करने में, या उसका वैक्सीन बनाने में। अब मान लीजिए जैसे कोरोना था, तो कोरोना को अगर नहीं पता करता कि हाँ किस एक वायरस से हो रहा है, या वायरल है, या कौन से माइक्रोब से हो रहा है, तो उसका वैक्सीन नहीं बनता, क्योंकि वैक्सीन हमेशा उसी चीज का बनता है, जिस वायरस से हो रहा है उसी के स्ट्रिंग से बनेगा, या जिस बैक्टीरिया से हो रहा है उसी चीज से बनता है वायरस। तो ये पूरा स्टडी करना इंपॉर्टेंट है कोई भी बीमारी को रोकने के लिए, ठीक है? तो अब ये था हमारा एपिडेमियोलॉजी, और इसका यूजेस यही था कि उसका मान लीजिए कि क्यों बीमारी पढ़े, कि बहुत सारी बीमारी का एक ही जैसा सिम्टम्स है। अब जैसे टाइफाइड है, तो टाइफाइड का जो सिम्टम्स है और मलेरिया का जो सिम्टम्स है, दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? पढ़ाया है ना मलेरिया में टाइम, हाँ मलेरिया में मलेरिया में बहुत हाई फीवर रहता है, हाई फीवर रहता है, और क्या चीज टाइम टू टाइम होता है, जैसे 24 आवर्स के बाद फिर उसी टाइम में फीवर आ जाता है, और कोल्ड दे के आता है।
मलेरिया में क्या है कि एपिसोड्स में आता है ना, उसका 2-3 एपिसोड्स है, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाता है, फिर स्वेटिंग फेज आता है, फिर बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाता है, फिर फीवर चढ़ता है। ये हमारा मलेरिया का सीक्वेंस है। और टाइफाइड में क्या है कि उसमें एक हाई टेम्परेचर बॉडी का हमेशा रहता है। तो अब दोनों में जब तक आप क्लिनिकली अलग अलग नहीं देखेंगे कि हाँ बुखार हुआ इसका मतलब है टाइफाइड, बुखार हर जगह हो रहा है, चिकन पॉक्स में भी बुखार हो रहा है, आपको टाइफाइड में बुखार हो रहा है, हर एक चीज में बुखार पहला सिम्टम्स है, तो बुखार नॉर्मल है, फीवर नॉर्मल है। तो जब तक आप क्लिनिकल सिंड्रोम्स नहीं देखेंगे, क्या क्या सिम्टम्स पूरा स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ यही बीमारी है। हो सकता है आप दूसरे एक सिम्टम्स देख के दूसरा बीमारी का आप दवाई दे दें। तो इसीलिए एपिडेमियोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत? नो मैडम। उसके बाद अब हम आगे जब पढ़ते हैं तो अब एपिडेमियोलॉजी कैसे मेजर करेंगे, तो कितना लोग मरा, कितना जिंदा है, कितना डिजीज कंडीशन में है, या फर्टिलिटी पावर कितने का है। तो ये सब चीज को हम पढ़ के एपिडेमियोलॉजी मेजरमेंट करते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। जैसे अब कोरोना हो गया, कोरोना में कितने लोग मरा, तो अब उसका हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्रुशियल फेज में है कि कौन सा फेज में है। जैसे अभी क्या होता है, जब स्टार्टिंग में कोरोना आया था सब लोग ग्राफ देखते थे दिन भर कि एक्टिव केसेस कितना है, डेथ केसेस कितना है, मतलब कितने लोग ठीक हुए। तो ये सब चीज क्या है कि मैं कोई भी बीमारी को मेजर करने का है। अब मान लीजिए कि कम्युनिकेबल डिजीज है, बहुत धड़ल्ले के साथ लोग मर रहे हैं, तो वो बीमारी बहुत ज्यादा क्रुशियल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल बीमारी है, तो उसका उपचार हमको करना पड़ेगा। तो उस केसेस में क्या करते हैं कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं सभी बीमारी का, या उस एक खास बीमारी का दूसरी बीमारी के तुलना में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी मेजरमेंट क्या चीज में रहता है, जनरली कितना मृत्यु दर है, या कितना डिजीज कंडीशंस में है, या कितना लोग डिजेबल है, ठीक तो हो गए बट बेड रेस्ट में है, या कितना फर्टिलिटी है हमारे देश का। तो ये सब स्टडी करके हम कोई एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करते हैं, सिर्फ एक बीमारी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट बीमारी के बारे में। तो फर्स्टली मोर्टेलिटी रेट में आते हैं। तो फर्स्टली हमारा मोर्टेलिटी रेट क्या है, क्रूड डेथ रेट, कितना मृत्यु हुआ टोटल 1000 पॉपुलेशन लेके, मेनली जितने भी हम लोग लेते हैं, तो 1000 का पॉपुलेशन में एक मिड ईयर में कितने लोग मरा। तो अब जो हम एवरेज लेते हैं तो वो हम लोग क्या लेते हैं, एक मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं, 30-40 की उम्र वाले का लेते हैं जनरली। यहाँ पे जो क्रूड डेथ रेट लेते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मिड एज वाले का लेते हैं, 30 से 40 वाले उम्र वाले लोग हमारे देश में कितने हैं, उससे काउंट करते हैं कितना लोग एक साल में मरा, और वो पॉपुलेशन कितना है, मिड ईयर पॉपुलेशन हमारे देश में कितना है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद हमारा क्रूड डेथ रेट निकलता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे देश में मिड ईयर पॉपुलेशन कितना है, कितना बच्चे हैं, कितना औरत है, या सेक्स की रेशियो क्या है, या क्रूड डेथ रेट कौन है, तो ये नॉर्मल आदमी नहीं निकालता है। इसके लिए क्या रहता है कि आप देखे होंगे कि सब जगह जनगणना होती रहता है, तो उससे जनगणना में आपका टोटल फैमिली का बैकग्राउंड वो लिखते रहता है, कितना लोग मरा, कितना जिंदा है, कितना बड़ा है, कितना बच्चा है, कितना न्यू मेंबर्स आए, वो टोटल चीज लिखता है। उसके बाद ये जो काम है डेथ रेट, या तो एपिडेमियोलॉजिस्ट करते हैं जो साइंटिस्ट हैं इस बारे में, या फिर कोई भी डेमोग्राफिक रिलेटेड पर्सन करता है, या सरकार करता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो डिफरेंट डिफरेंट स्टडी करने के लिए वो जो डाटा है, जनगणना वाला जो भी डाटा है पॉपुलेशन रिलेटेड, वो सरकार से लेके वो डेथ रेट निकालता है। या ये तो क्रूड डेथ रेट हुआ, एक कांस्टेंट डेथ रेट हो गया कि पूरा साल में कितना डेथ हुआ, और मिड ईयर पॉपुलेशन से डिवाइडेड करता है। दूसरा क्या है, स्पेसिफिक डेथ रेट, एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए, कि वो डिफरेंट काउजेस से या डिफरेंट चीज के लिए, मान लीजिए एक स्पेसिफिक डेथ रेट क्या हो गया कि हम सारे बीमारी का निकाल रहे हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज के कारण लोग कितने मरे, तो जितना बीमारी से लोग मरे बाय डायबिटीज बाय जितने बीमारी से लोग मरे इन 2000। तो वो चीज स्पेसिफिक में क्या हो गया कि कोई एक खास के लिए जिसका हम निकालना चाहते हैं तो उसका निकालेंगे। मान लीजिए कोरोना के बारे में कोई अभी स्टडी कर रहा है, सबसे ज्यादा स्टडी इसी पे हो रहा है, तो कोरोना का निकालेगा कि दूसरे बीमारी की तुलना में इसमें लोग कितने मर रहे हैं।
तो इसी टाइप से पता चला था ना कि आपको कि इसका जो डेथ रेट है पॉइंट कितना, स्टार्टिंग में 2.8 था, उसके बाद घटते घटते अभी पॉइंट में आ गया है। तो जब तक ये स्टडी नहीं किया तब तक तो पता नहीं चलेगा ना लोगों को कि हाँ 99% लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ 1% के लगभग में या 0.8% में ही लोग मर रहे हैं कोरोना के कारण, बाकी लोग सरवाइव कर रहे हैं। ये आपको इनिशियली पता चला था कि पहले स्टार्टिंग में 2 पॉइंट था, उसके बाद आदमी में रेसिस्टेंट आने लग गया, फिर आते 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 0.8 डेथ रेट है, बाकी सर्वाइवल रेट है। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नो मैम। उसके बाद क्या है कि प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब रेशियो में डेथ, एक पर्टिकुलर के कारण कितना डेथ हुआ प्लस दूसरे में डेथ, मतलब एक का रेशियो क्या है डेथ का, मतलब टोटल डेथ मान लीजिए इस एक एरिया का हमको निकालना है, ये पूरा देवघर का हमको निकालना है, तो देवघर में एक स्पेसिफिक रेट हम लेते हैं, मान लीजिए कोई एक चीज का डेथ रेट निकालना है, मान लीजिए कि निकालना है हमको कोरोना का, ठीक है, तो उस एक पर्टिकुलर मंथ में, मान लीजिए फेब में, चाहे कोई भी जैन में, तो उसमें लोग मरा 1000 लोग में, मान लीजिए 500 लोग मरा, 500 लोग मरा, और 500 में सिर्फ जो कोरोना के कारण मरा वो हमारा मान लीजिए 30 मरा, तो प्रोपोर्शनल क्या हुआ, कोरोना का दूसरे का प्रोपोर्शनल क्या हुआ, दूसरे लोग जो बीमारी से मरे, दूसरे बीमारी से, उसका कोरोना का दोनों का क्या रेशियो हुआ, तो जब हम ये रेशियो निकालेंगे तो वो है हमारा प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। मान लीजिए कि हमारा 30 मरा इन यही एक बीमारी के कारण, कोरोना का है, और टोटल नंबर ऑफ आदमी मरा है 50, 500, तो टोटल डेथ 30/500 into 100 जो निकलेगा वही हमारा निकलेगा प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। अभी तक में कोई दिक्कत यहाँ तक में? उसके बाद है सर्वाइवल रेट। अब जो डेथ रेट से जो बच गया है अमाउंट, वो हमारा सर्वाइवल रेट है, कि मान लीजिए कि कितने लोग सर्वाइव किए, सबसे अभी सबसे इनिशियल केस है कोरोना, इसमें ही सबसे ज्यादा आपको पता चल रहा है, आपको एक चार्ट हमेशा दिख रहा है, आरोग्य सेतु पे भी चार्ट दिख रहा है कि कितने लोग मर गए, कितने लोग एक्टिव केसेस है, और कितने लोग सर्वाइव कर गए, कितने लोग स्वस्थ हो गए, तो वहां से आपको सर्वाइवल रेट पता चल जाएगा कि कितने लोग सर्वाइवल हो गए। ऐसे भी जो डेथ रेट है उसको 100 से माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे इसका पता चला था आपको कि इसका डेथ रेट वाली इनिशियल में 2.8 कुछ समथिंग 3 के अराउंड है, तो सर्वाइवल रेट कितना हो गया इसका, 3% लोग मर रहे हैं, तो कितने परसेंट लोग बच रहे हैं? 97%। 97%, ऑब्वियस सी बात है, 97% सर्वाइवल रेट है इसका। तो ये सब डेथ रेट, सर्वाइवल रेट था। उसके बाद क्या है कि मॉर्बिडिटी रेट, कितने लोग डिजीज कंडीशन में है, अभी वो ना जिंदा है ना, मतलब उसको पूरा स्वस्थ भी नहीं कह सकते और ये भी नहीं कह सकते कि वो मरने वाला है या आगे चल के क्या होने वाला है वो नहीं पता है। कितने लोग एक्टिव केसेस है, सिंपली एक्टिव केसेस कितने लोग हैं, कितने लोग डिजीज कंडीशंस में है। तो डिजीज कंडीशंस में क्या होगा कि अब कितने लोग, अब दो तरह का होगा कि या तो एक बीमारी आया है नया जगह पे, तुरंत हुआ और कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन का पीरियड में हुआ और खत्म भी हो गया, कोई एक ऐसा बीमारी आया है जो नया बीमारी है। जैसे हमारे देश के लिए क्या है कि इंसिडेंट रेट उसको बोलते कोरोना, नया बीमारी ऐसे पहले नहीं हुआ था किसी को, तो ये नया बीमारी एक जगह पे हुआ है और एक खास पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में हुआ है। तो ये जो ऑकरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेट। ये मेनली बहुत तेजी के साथ होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइप का डिजीज है, कोरोना बेस्ट एग्जांपल है इसका। वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत दिन लंबा नहीं चलता टीबी की तरह कि हाँ 6-6 महीने तक चला गया। एक आदमी की बात करें, ऐसे तो 1 साल से कोरोना है हमारे देश में, लेकिन एक आदमी की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा हमारा क्या है प्रिविलेंस रेट, इसमें क्या है कि क्रॉनिक डिजीज के लिए, क्रॉनिक डिजीज के लिए क्या है कि मान लीजिए टीबी का मिनिमम पीरियड क्या है 6 मंथ लगभग कंटिन्यू चलता है। तो अब ये क्या है कि प्रिवलेंट रेट में क्या है कि नया बीमारी और पुराना दोनों होना चाहिए, बट अंतर क्या है कि ये एक क्रॉनिक डिजीज होना चाहिए। अभी जो लोग न्यू है उनको क्रॉनिक और एक्यूट नहीं समझ में आ रहा होगा। एक्यूट डिजीज मतलब क्या है कि जो इंस्टेंट में हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कॉमन कोल्ड, हम जैसे उससे एक्सपोज्ड हुए, वो वायरस से हम एक्सपोज्ड हुए, हमको विद इन 1-2 घंटा या 1-2 दिन में वो बीमारी जनरेट हो गया।
और वो तुरंत ठीक हो गया। जितना जल्दी से हमको वो बीमारी लगा उतना जल्दी से वो ठीक भी हो गया। ठीक है, तो जल्दी होना और जल्दी ठीक होना ये बीमारी है हमारा एक्यूट टाइप। क्रॉनिक टाइप क्या है कि उसका सिम्टम्स धीरे धीरे शो होना स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यू चलता है लगभग 1 साल, महीनों, 6 महीने। तो उस टाइप के बीमारी को हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। कोई दिक्कत किन्हीं को क्रॉनिक और एक्यूट समझने में? नो मैम। ठीक है, तो अब फिर नेक्स्ट है कि अब एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स क्या है। हम जो डिजीज का पढ़ेंगे तो किस किस टाइप से हम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज है, कैसे उसको पैटर्न करेंगे, फिर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बीमारी है। तो उसको स्टडी करने के लिए क्या है कि 2-3 तरीका है। तो फर्स्ट तरीका हमारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। एक डिटेल स्टडी करते हैं हम उसका कि किस समय में हो रहा है, पूरे देश में किस समय में हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए डायरिया होना है, कॉलरा होना है, तो वो किस समय में एक हो रहा है वो स्टडी कर रहे हैं हम। जनरली क्या है कि ठंडा में क्या है कि खाना जल्दी खराब नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है डायरिया जल्दी होगा नहीं, फूड पॉइजनिंग जल्दी होगा नहीं। तो कब होगा, जब बहुत गर्मी पड़ेगा, बहुत ह्यूमिड सीजन होगा, मतलब रेनी सीजन टाइप में ज्यादा होगा। क्या समझ रहे हैं ना बात को, मानसून वाले सीजन में ये चीज ज्यादा होगा, या कोई एक बीमारी। तो वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करता है कि किस एक खास टाइम में ये बीमारी बार बार हो रहा है। दूसरा प्लेस का पड़ रहा है कि हो सकता है एक जगह पे वो बीमारी बहुत तेजी के साथ हो रहा है, बगल में नहीं हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, या कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज के इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है एक जगह वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। कोरोना ही देख लीजिए, बहुत ज्यादा हो रहा है महाराष्ट्र में तुलना झारखंड के। क्यों क्यों हो रहा है वहां पे ज्यादा? वहां लोग एक दूसरे पे पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन दोनों बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। वहां पे क्या है कि यहाँ आप आराम से रह रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या है कोई आराम से नहीं रह रहा है, एक दूसरे एकदम छोटा छोटा जगह पे रह रहा है, बहुत क्या कोजी होके रह रहा है। तो इसलिए क्राउडेड प्लेस, पॉपुलेशन। हाँ, तो वहां पे क्या है कि प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का भी फर्क है, किस एक जगह पे वो बीमारी ज्यादा हो रही है, प्लस पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, किस एक खास टाइप के स्पेसिफिक आदमी में वो बीमारी ज्यादा हो रही है। हो सकता है वो जेनेटिक हो सकता है, या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण हो रहा है। मान लीजिए जो पुअर पर्सन है तो उसमें क्या है, मैलन्यूट्राइज टाइप का जो भी बीमारी है वो ज्यादा हो जाएगा, उनको न्यूट्रिशन कम मिल रहा है। तो इस टाइप से वो स्टडी करते हैं कि कौन एक खास टाइम में ये बीमारी हो रहा है, कौन एक प्लेस पे ये बीमारी हो रहा है, या कोई एक खास आदमी में ये बीमारी हो रहा है। तो ये जो डिटेल स्टडी है इसको ही हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। दूसरा है हमारा एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या करते हैं कि डिफरेंट बड़े बड़े मशीन्स का उपयोग करते हैं हम लोग कोई भी स्टडी करनी। अब मान लीजिए हम प्लेस पढ़ लिए, टाइम पढ़ लिए, आदमी पढ़ लिए, हाँ देख लिए कि हाँ ये बीमारी हो रहा है, लेकिन बीमारी का जो माइक्रोब्स है किस कारण हो रहा है हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए हमको कुछ चाहिए होगा इक्विपमेंट, क्योंकि माइक्रोब्स तो आपको दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे प्रेयर में जाते हैं तो हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, या उससे भी बड़ा बड़ा चीज चाहिए हमको, उसको आइसोलेशन के लिए करना है तो हमको HPLC टाइप बड़ा मशीन चाहिए, या बहुत ही माइन्यूट टाइप का वायरस है तो उसके लिए एफसीएम करना पड़ेगा। तो जो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा जो स्टडी करते हैं वो हम कहाँ करते हैं, मशीन्स पे करते हैं। तो जो मशीन्स डिफरेंट डिफरेंट एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स का लेके हम एडवांसमेंट टूल्स का लेके जो स्टडी करते हैं उसको, उस टाइप की एपिडेमियोलॉजी को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में हमारा क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बीमारी है, तो अब वो बीमारी का डायरेक्ट, मान लीजिए वैक्सीन ही आया, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट इंसानों पे तो करेगा नहीं, बहुत सारा उसका साइड इफेक्ट्स है, बहुत सारे फेज में गुजरना पड़ता है, 4 फेज में मेनली गुजरना पड़ता है, एक 0 फेज भी रहता है। तो अब इन फेज को कौन पार करेगा? इनिशियली इंसानों पे स्टार्ट नहीं होता है, तो वो क्या चीज पे स्टार्ट होता है, कंट्रोल। ओके, सारे लोग हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि थर्ड हमारा क्या था कि एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। आवाज आ रही है ना?
यस मैम। तो एक्सपेरिमेंटल में क्या है कि मान लीजिए वैक्सीनेशन आया तो उसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो डायरेक्टली इंसानों पे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल एनिमल्स पे करते हैं, उसमें देखते हैं कि साइड इफेक्ट क्या है नहीं है, चाहे जो भी है। तो हम जो भी चीज बनाते हैं या नया वैक्सीन को छोड़िए नया दवाई ही बनाते हैं, तो हम लोग वो सारा चीज कहाँ पे टेस्ट करते हैं, एनिमल्स पे, स्मॉल एनिमल्स पे, क्योंकि उनका जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है थोड़ा बहुत इंसानों से मिलता है। अगर थोड़ा बहुत भी वहां सक्सेस हो गया तो फिर क्या करते हैं, उन स्मॉलर से लेके हम लोग क्या करते हैं, बड़े एनिमल्स पे करते हैं, कुत्ता टाइप का। तो बड़े एनिमल्स पे करते हैं, उसके बाद जब वहां पे भी वेरीफाई हो गया, उसके बाद एफडीए ये सब का उसको सर्टिफिकेट मिल गया, फिर वो क्या करता है कि कुछ एक इंसान को वॉलंटियर के रूप में लेते हैं, फिर इंसानों पे वो देखता है। इंसान का खुद का कंसर्न होता है कि हाँ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हम खुद के कंसर्न से कर रहे हैं, चाहे जो भी। तो उसके बाद वो इंसानों पे होता है। तो वो जो लेबोरेटरी स्टडी होता है एनिमल रैट्स पे या माइंस पे, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। तो हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि फिर आपका 11 बजे से दूसरा क्लासेस है, तो ठीक है। ओके मैम। मैम अभी 10 मिनट टाइम है। ठीक है, पढ़ना चाहें तो इम्यूनिटी देख लीजिए, ओके ओके इम्यूनिटी देख लीजिए ना मैम। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्या है कि आप ही बताइए इम्यूनिटी क्या है? डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। हाँ, कोई भी चीज जो हमको रेसिस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा बॉडी क्या है कि कोई इतनी ज्यादा हम पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इतने ज्यादा माइक्रोब्स हमारे आसपास है, लेकिन हम डेली बीमार नहीं पड़ रहे हैं। तो वो जो रेसिस्ट कर रहा है हार्मफुल माइक्रोब्स को हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने से, या अगर एंटर भी कर रहा है तो उसको मार दे रहा है, तो उस एक कैपेबिलिटी को ही, बॉडी का कैपेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। तो अब इम्यूनिटी जो है हमारा दो तरह का रहता है। फर्स्ट है हमारा इननेट, दूसरा है एडेप्टिव। तो इननेट मतलब क्या है कि जो गॉड गिफ्टेड है हमारा, जो हमको भगवान से मिला है, सिंपल आप ये जानिए, जो हमारा बॉडी में बर्थ से हम लोग को मिला। हाँ मिला हुआ है, वो है हमारा इननेट। हमारा चाहे स्किन हो, स्किन हमको क्या कर रहा है, जितना भी आउटर लेयर है हमारा स्किन का क्या कर रहा है कि जो भी माइक्रोब्स है उसको अंदर जाने से रोक रहा है। तो इस टाइप का इननेट इम्यूनिटी क्या है, जो हमको बाय बर्थ मिला हो, तो वो है हमारा इननेट इम्यूनिटी। दूसरा है हमारा एडेप्टिव, जो हम एक्वायर किए हैं।